brought to you by American Pistachios. नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो की शुरुआत इस बयान से। क्या है ये बयान? ये एक आरोपी का बयान है। वो कह रहा है वो लोग छोटे बच्चों के दिमाग में जहर फैला रहे हैं, उनकी विचारधारा गलत है, वो बच्चों को राजद्रोही बना रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। आज प्रार्थना सभा के दौरान जो कुछ हुआ मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। ये शब्द थे डोमिनिक मार्टिन के, उम्र लगभग 50 साल, जिसने केरल की प्रार्थना सभा में एक के बाद एक बम फोड़े, कई लोगों को घायल किया और 3 की जान ले ली। उसने और क्या किया, कैसे किया, घटना को कैसे अंजाम दिया और इतनी बड़ी हिंसक घटना के पीछे और क्या सिरे और सूत्र हैं, और इस पूरी घटना में हमास का नाम क्यों आ रहा है, इस पर बात करेंगे। सभी एंगल्स की पड़ताल करेंगे और इस पर हो रही पॉलिटिक्स की भी चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। कई इलाकों में प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए। 30 अक्टूबर को बीड में आरक्षण की मांग कर रहे कुछ प्रदर्शनकारियों ने एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंके के घर को आग लगा दी। जिस समय उनके घर पर हमला हुआ उस दौरान सोलंके घर के अंदर थे। पार्किंग में एक कार खड़ी थी, उसे आग के हवाले कर दिया गया। एनसीपी विधायक ने बताया कि उनके घर के सभी लोग सुरक्षित हैं, संपत्ति का भारी नुकसान हुआ। हाल में सोलंके की एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी। इसमें मराठा आरक्षण के लिए भूख हड़ताल करने वाले मनोज जरांगे पाटिल को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी और इसके चलते प्रदर्शनकारी नाराज थे। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय की आबादी 30% से ज़्यादा है। वोट बैंक के मद्देनज़र कोई भी पार्टी इस मांग का विरोध नहीं करती। मनोज जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल के बाद इस पर सरकार ने भी नए सिरे से सोचना शुरू किया है। पिछले महीने हिंसा की घटनाओं के बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा था सरकार इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। अब एनसीपी विधायक के घर के हमले के बाद पार्टी सांसद सुप्रिया सुले ने राज्य की सरकार पर सवाल उठाया और कहा ये महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन सरकार की विफलता है। बीजेपी मराठा, धनगर, लिंगायत और मुस्लिम समुदाय को धोखा दे रही है। हिंसा हुई तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का भी बयान आया। एकनाथ शिंदे ने कहा कि मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल को इस बात पर ध्यान देना चाहिए ये विरोध किस तरफ जा रहा है, गलत दिशा में। महाराष्ट्र में आज दिन भर हुए बवाल पर न्यूज रूम से जानकारी दे रहे हैं हमारे साथी निखिल वाट। मराठा आरक्षण को लेकर हो रही हिंसा एक डेवलपिंग न्यूज है। हो सकता है कि जब आप ये बुलेटिन देखें तब कुछ तथ्य बदल भी जाएं, लेकिन हम आपको मोटे डेवलपमेंट्स बता सकते हैं। मराठा आरक्षण के विषय पर प्रदर्शनकारियों की मांग है कि राजनीतिक दल और उसके नेता अपनी लाइन क्लियर करें। चूंकि मामला पेचीदा है इसलिए कोई कुछ ऐसी बात नहीं कहना चाहता कि उनको आगे महंगा पड़े, और इसलिए प्रदर्शनकारियों का गुस्सा नेताओं पर भी निकल रहा है, स्पेशली उन पर निकल रहा है। कई गांवों ने अपने यहाँ नेताओं की एंट्री बैन कर दी है और जमकर हिंसा हो रही है, स्पेशली मराठवाड़ा में। घर अकेले एनसीपी के प्रशांत सोलंके का ही नहीं जला है। बीड़ से एनसीपी के ही शरद पवार गुट से आने वाले विधायक संदीप क्षीरसागर का घर जला है और पार्टी दफ्तर। इसी घर में पूर्व मंत्री जयदूत क्षीरसागर भी रहते हैं, रिलेटिव है उनके। परिसर में खड़ी गाड़ियों में भी आग लगाई गई। अब तक विधायक के घर हुई हिंसा में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जो ये स्पेसिफिक इंसिडेंट था मेरे के घर जलाने का। बीड़ में ही माजलगांव नगर परिषद का मुख्यालय फूंक दिया गया। जब जिले के कप्तान पंकज कुमावत एसपी हैं वहां के, वो मौके पर जा रहे थे तो उन पर भी पत्थरबाजी हुई जिसमें उनके अंगरक्षक को चोट आई है। बारामती में डिप्टी सीएम अजित पवार के पोस्टर्स पर कालिक भी पोती गई है। सरकारी बसेस में तोड़फोड़ हो रही है, इसलिए सरकार ने मराठवाड़ा के 9 जिलों में सेवाएं रोक दी हैं एसटी की। कुछ जगह से रास्ता रोकने की भी खबरें आ रही हैं। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा देखकर नेताओं में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। गिरावी से बीजेपी एमएलए लक्ष्मण पवार ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। उन्होंने स्पीकर नार्वेकर को अपना इस्तीफा भेजा है। इसी तरह शिवसेना के शिंदे गुट से हिंगोली के सांसद हेमंत पाटिल ने सांसदी से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने भी अपना इस्तीफा भेजा है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को। एनसीपी के अतुल बेंके जो कि जुन्नर से एमएलए हैं, उन्होंने कह दिया है कि अगर उनके इस्तीफे से आरक्षण की मांग को बल मिलता है, कॉज को वो हेल्प करता है, तो वो भी इस्तीफा देने को रेडी हैं। वही मनोज जरांगे पाटिल, उन्होंने कहा कि सोलंके जिनका घर पहले जला, उन्होंने हो सकता है प्रदर्शनकारियों को उकसाया हो और सीएम साहब को उन्होंने नसीहत दी कि वो अपने लोगों को काबू करें। शिंदे सरकार ने अपनी ओर से वादा किया है कि जो लोग रिकॉर्ड में कुनबी होने के डॉक्यूमेंट्स देंगे उन्हें कुनबी कास्ट सर्टिफिकेट इशू होगा। सरकार ने जरांगे पाटिल से अपना उपवास तोड़ने की भी अपील की है। आपने महाराष्ट्र का हाल जाना, अब चलते हैं केरल। केरल के तटीय जिले एर्नाकुलम में एक इलाका है कालामसेरी। इसमें जामरा कन्वेंशन सेंटर है। 29 अक्टूबर 2023 की सुबह यहाँ एक प्रार्थना सभा हो रही थी।
ईसाइयों के यहोवा विटनेस समुदाय के लोग जमा थे। चूंकि रविवार का दिन था तो भीड़ बाकी दिनों की अपेक्षा ज़्यादा थी। अलग अलग खबरों में लोगों की संख्या 2500 के ऊपर बताई गई। जैसे ही घड़ी में 9:40 हुए, प्रार्थना हॉल के बीचों बीच एक जोरदार धमाका हुआ और फिर हॉल के दो कोनों पर एक के बाद एक धमाके, टोटल 5। हर तरफ आग के गोले दिख रहे थे। भगदड़ शुरू हुई, लोग चोटिल हुए। हल्ला शांत हुआ तो टोटल मारे जाने वालों की संख्या पता चली 3। इसके अलावा 5 लोग गंभीर रूप से घायल और मामूली रूप से घायल लोगों की संख्या लगभग 50। सिलसिलेवार धमाके की खबर जब सामने आई तो लोगों को लगा कि कोई बड़ा हमला है, साजिश है। देश में बम धमाके सुनाई देना बंद हो गए थे। एर्नाकुलम पुलिस मौके पर पहुंची, एंटी बॉम्ब स्क्वाड भी साथ आया और तब तस्वीर साफ होने लगी। ब्लास्ट की खबर आते ही केरल पुलिस ने अपने स्तर पर मुस्तैदी दिखाई। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी एनआईए और एनएसजी की टीमों को केरल रवाना किया। कहा कि जब तक हादसे की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक टीमें केरल में ही कैंप करें। ब्लास्ट हुआ तो कयास लगाए जा रहे थे कि इसके पीछे किसका हाथ है। तस्वीर तब साफ हुई जब एक फेसबुक लाइव वायरल होने लगा। ये इस घटना के मुख्य आरोपी 50 वर्षीय डोमिनिक मार्टिन का फेसबुक लाइव था। उसने पुलिस को सरेंडर करने से पहले लाइव किया, धमाके की जिम्मेदारी ली गई, फिर जाकर थाने में जमा हो गया। डोमिनिक मार्टिन ने पूछताछ में बताया कि धमाके में आईईडी का इस्तेमाल किया गया और इनको अंजाम देने के लिए उसने अपने मोबाइल फ़ोन को बतौर रिमोट इस्तेमाल किया। केरल के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर एमआर अजीत कुमार ने डोमिनिक के अरेस्ट की जानकारी मीडिया को दी और फिर दिया ये बयान। One person has surrendered in Kodagara police station, Thrissur rural, in the morning, claiming that he has done it. His name is Dominic Martin, and he claims that he belongs to the same group of Sabha. We are verifying. So like, are you doing any psychiatric evaluation or anything like that to verify? Today hardly 3-4 hours. We are in the job. We are only in the preliminary job. Okay. So have you examined the CCTV footages? Have you been able to recover them? We are looking into all aspects of this case. 30 अक्टूबर को यहोवा विटनेस के प्रवक्ता जोशुआ डेविड ने भी मीडिया से बात की। Well, we are trying to deal with the situation. Yeah, we are trying to cooperate with the authorities here, and we are waiting for the due process to be completed by the police. And we, like you also have seen, there have been many police officers even at the venue, and we are trying to cooperate with them. So yeah, and we are cooperating with everyone so that this situation is dealt with. घटना की जांच चल रही है। केरल के पड़ोसी राज्य कर्नाटक ने केरल की सीमा पर चेकिंग कड़ी कर दी। केरल से कर्नाटक में घुसने के 7 बड़े और छोटे रास्ते हैं। साथ सभी एंट्री पॉइंट्स पर तैनाती बढ़ा दी गई है। हाई अलर्ट है। घटना के बाद केरल में राजनीतिक अस्थिरता ना आए, इसके लिए मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 30 अक्टूबर को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें सभी दल पहुंचे भी। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक इसमें एक रेजोल्यूशन पास किया गया। लबोलुआब ये कि इस एक अकेली घटना से केरल का राजनीतिक और सांप्रदायिक वातावरण नहीं बिगड़ना चाहिए। घटना में अभी तक क्या हुआ, जांच की स्थिति क्या है, इसके लिए सुनते हैं इंडिया टुडे की पत्रकार शिल्पा को। कलमशेरी के एक जामरा कन्वेंशन सेंटर है कलमशेरी में, तो उस कन्वेंशन सेंटर में 3 दिन से एक क्रिश्चियन ग्रुप का प्रेयर मीटिंग चल रहा था और कल उस प्रेयर मीटिंग का आखिरी दिन था। इस घटना में 3 लोगों की अभी मृत्यु हुई है और उसमें एक 12 साल की बच्ची भी है। केरला हेल्थ मिनिस्टर से हमें ये अपडेट मिल रहा है कि 4 और लोगों का जो मेडिकल कंडीशन है वो बहुत ही क्रिटिकल है। 15 लोग आईसीयू में हैं और बाकी जो इंजर्ड थे उनका माइनर इंजरीज ही था, तो इसलिए उनका प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट के बाद उनको डिस्चार्ज किया गया है हॉस्पिटल से। लेकिन 4 लोगों का अभी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है क्योंकि उनका बर्न इंजरीज का परसेंटेज जो है वो बहुत ज्यादा है ना। अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो केरला पुलिस, एनआईए, एनएसजी, ये सारे मिलके एक जॉइंट एफर्ट से एविडेंसेस को कलेक्ट कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन भी चालू है। अगर केरला पुलिस का अभी जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो एक इंसान के सेंटर करते हुए कर रहे हैं क्योंकि इस इंसान का नाम है डोमिनिक मार्टिन। ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आया लेकिन एक स्पोक्सपर्सन, नेशनल स्पोक्सपर्सन इस ग्रुप का, उन्होंने एक मीडिया रिएक्शन दिया है कि वो सब बहुत शॉक्ड है इस हादसे से, इस एक्सप्लोजन की वजह से, और वो कोऑपरेट कर रहे हैं पुलिस अथॉरिटीज, जो भी अथॉरिटीज इस केस पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो उन लोगों के साथ कोऑपरेशन अभी दे आर फुली कोऑपरेटिंग विद द इन्वेस्टिगेशन। और डोमिनिक मार्टिन के बारे में उन्होंने ये बताया, जो भी डोमिनिक मार्टिन ने बताया वो उनका पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल
कमेंट्स है उसमें वो कुछ बात नहीं कर सकते अभी तक। तो उनका यही एक मीडिया स्टेटमेंट आया है कि लेट द इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू, जो भी इन्वेस्टिगेशन में रिवील होगा उसके बाद एक डिटेल्ड स्टेटमेंट उनकी तरफ से आएंगे। ये हो गया घटनाक्रम। अब आते हैं मामले की जड़ में। अभी थोड़ी देर पहले आपने डोमिनिक का बयान सुना। वो खुद कह रहा था कि इसी यहोवा विटनेस समुदाय से वो जुड़ा है, पर उसका भरोसा इस समुदाय की टीचिंग्स में, शिक्षाओं में नहीं था। उसके हिसाब से यह समुदाय लोगों को देश के खिलाफ भड़का रहा था। ऐसा उसने क्यों कहा, इसे समझने के लिए यहोवा विटनेस समुदाय को जानना होगा, और इसको जानने के लिए पहले ईसाई समुदाय के एक मूल सिद्धांत को समझना होगा, जिसे कहते हैं होली ट्रिनिटी। इसके मुताबिक भगवान 3 व्यक्तियों में बराबरी से मौजूद है, पिता, बेटा यानी ईसा मसीह और होली स्पिरिट यानी पवित्र आत्मा। अब वापस आते हैं यहोवा विटनेस पर। शुरुआत 1870 के दशक में अमेरिकी पादरी चार्ल्स टेज रसेल ने की। ये समुदाय ईसाई धर्म के अधीन आता है, लेकिन इसका होली ट्रिनिटी में यकीन नहीं है। यहोवा विटनेस ईसा मसीह को भगवान नहीं, लेकिन जन्नत में मौजूद भगवानों के साम्राज्य का राजा मानते हैं। यहोवा विटनेस बाइबल में लिखी बातों को मानते हैं, लेकिन ईसाई धर्म के त्योहार नहीं मानते। इनके भगवान का नाम है यहोवा। यहोवा विटनेस की मान्यता है कि सृष्टि का अंत होने वाला है, जल्दी इंसानों द्वारा बनाई गई सरकारें खत्म हो जाएंगी और भगवान की सत्ता दुनिया पर राज करेगी। इस समुदाय की जनसंख्या पर बात करें, इनकी वेबसाइट jw.org के मुताबिक पूरी दुनिया में संख्या करोड़ों में है, भारत में संख्या 56,000 के आसपास। अब बात करते हैं विवादों की और उस मुद्दे की जिसकी वजह से इस पूरी घटना की जड़ का पता चलता है। साल 1995 की बात है। केरल में हिंदूवादी संगठन नायर सर्विस सोसाइटी NSS हाई स्कूल की चेन्स का संचालन करता है। इसकी एक ब्रांच कोट्यम में है। इसमें 3 भाई बहन पढ़ते थे। नाम थे बिजो एमैनुअल, बीनू एमैनुअल और बिंदु एमैनुअल। तीनों यहोवा विटनेस से ताल्लुक रखते थे। 26 जुलाई 1985 की तारीख स्कूल में प्रार्थना, जिसके बाद हुआ राष्ट्रगान। तीनों भाई बहनों ने राष्ट्रगान गाने और उसके सम्मान में खड़े होने से इनकार कर दिया। स्कूल ने इन तीनों बच्चों को निष्कासित कर दिया। पेरेंट्स ने तर्क दिया, ये यहोवा विटनेस की सीख है कि किसी देश के झंडे के सामने नहीं खड़े होना, ना ही किसी देश के राष्ट्रगान को मानना है। स्कूल ने तर्क मानने से इनकार कर दिया। मम्मी पापा कोर्ट पहुंचे। स्थानीय कोर्ट से हारकर केरल हाई कोर्ट पहुंचे। वहां पर भी स्कूल के खिलाफ याचिका खारिज कर दी गई। आखिरकार ये पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 1986 को इस मामले पर अपना निर्णय दिया। कहा कि उन्हें राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य करना संविधान के आर्टिकल 25 का उल्लंघन होगा, जो धार्मिक आज़ादी का अधिकार देता है। इस केस को प्रचलित भाषा में नेशनल एंथम केस कहा गया। अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने देश दुनिया में हुए ऐसे कई मामलों का उल्लेख किया था जिसमें यहोवा विटनेस से झंडे के सामने खड़े होने, वोट देने, सेना में जाने, किसी सरकारी पद पर बैठने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि यहोवा विटनेस की जो धार्मिक मान्यता है वो हमें अटपटी लग सकती है, लेकिन अपनी मान्यताओं के प्रति उनकी जो ईमानदारी है उस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। अब केस पर वापस आते हैं। कथित हमलावर डोमिनिक ने स्वीकार किया कि यहोवा विटनेस की देश, झंडे और राष्ट्रगान के सामने न झुकने की परंपरा लोगों को राजद्रोही बना रही है। वो ये भी कह रहा था कि उसने कई बार यहोवा विटनेस को समझाया कि अपने तौर तरीके बदलें, पर वो लोग उसके लिए तैयार नहीं हो रहे थे। इसके अलावा डोमिनिक ने यह भी कहा कि ये लोग अपने बच्चों को दूसरे धर्म के बच्चों के साथ बैठने नहीं देते, ना खाना पीना शेयर करने देते हैं। लेकिन इस आपत्ति का बदला डोमिनिक कैसे निकालेगा, इसका अंदाज़ा किसी को नहीं था, उसके पड़ोसियों, घर वालों को भी नहीं। अखबार से बातचीत में उसके मकान मालिक जलील ने बताया कि वो बहुत शांत इंसान था, अपने काम से काम रखने वाला। हमले के दिन यानी 29 अक्टूबर के दिन वो सुबह अपनी मोटरसाइकिल लेकर निकला। उसकी पत्नी और बच्चों को लगा कि जल्द वापस आएगा। कुछ देर बाद ब्लास्ट की खबर आई और फिर डोमिनिक का वीडियो। घर वालों के मुताबिक किसी को एक मौके पर इसमें हिंसा और डोमिनिक की संलिप्तता का भरोसा नहीं हुआ। अब डोमिनिक पुलिस की गिरफ्त में है तो उन्हें भरोसा भी हो जाएगा। पर इस पूरी घटना का एक और पहलू है। कालामसेरी के जिस इलाके में ये घटना हुई वहाँ पर एक बड़ी संख्या में यहूदी समुदाय के लोग रहते हैं। ये घटना होते ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसे इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध की तरफ मोड़ दिया। केरल के भाजपा अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने बयान दिया। राज्य की मुख्यधारा वाली पार्टियों ने फिलिस्तीन और हमास को समर्थन दिया। कालामसेरी में हुई इस घटना को इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने भी बयान दिया। ईसाई लोगों के खिलाफ आतंकी गतिविधियों की जांच होनी चाहिए। सवाल उठता है, आतंकी घटना और फिलिस्तीन हमास की बात आई कहां से? और इसके लिए चलना होगा 27 अक्टूबर में। इस दिन केरल के मल्लपुरम में जमात इस्लामी की यूथ विंग सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट ने एक फिलिस्तीन समर्थक रैली आयोजित की। इसमें एक शख्स ने वर्चुअली हिस्सा लिया। नाम खालिद मशाल। कौन है ये खालिद? खालिद हमास का नेता है और कतर में रहता है। इस रैली में खालिद ने कहा कि वो एक साथ मिलकर ज़ायनवादी लोगों को हराएंगे। ज़ायनवादी लोग यानी यहूदी लोगों का वो समुदाय जो अपनी धार्मिक आस्था के आधार पर अलग देश की मांग रखता है। खालिद ने यह भी कहा कि अल अक्सा मस्जिद के लिए लड़ने वाले गाज़ा के लिए एकजुट होंगे और इजराइल पर आरोप लगाया कि वो गाज़ा के निवासियों से बदला ले रहा है।
उसने रैली में हिस्सा ले रहे लोगों से भी आंदोलन में शामिल होने की अपील की। ये अपील कर रहा है और भाषण दे रहा है खालिद मशाल ये कोई छुटभैया नेता नहीं है, वो एक ऐसा नेता है जिसके बारे में टाइम मैगजीन ने एक खास उपमा का इस्तेमाल किया था, द मैन हु हॉन्ट्स इजराइल, यानी वो आदमी जो इजराइल को डराता है। वो 1956 में वेस्ट बैंक के शहर सिलवाड में पैदा हुआ। 1967 में इजराइल और अरब देशों के बीच हुए युद्ध के कारण खालिद परिवार के साथ वेस्ट बैंक छोड़कर भाग गया। कुछ वक्त कुवैत में रहा, कुछ समय जॉर्डन और फिर इराक में। हमास के संस्थापक सदस्यों में से एक है। साल 2017 तक वो हमास के लिए रणनीतियां बनाता रहा। खालिद इतना खतरनाक कि सितंबर 1997 में इजराइल ने उसे मारने की कोशिश की। उस समय खालिद जॉर्डन में था और बेंजामिन नेतन्याहू पहली बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने ऑर्डर दिया, खालिद का काम तमाम करना है। टाइम मैगजीन की रिपोर्ट बताती है कि इस हुक्म की तामील करने के लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट जॉर्डन पहुंचे। जैसे ही खालिद अपने ऑफिस से निकला, मोसाद एजेंट्स ने उसके कान में पेन किलर फेंटेनाइल डाल दिया। ये मॉर्फिन से 100 गुना ताकतवर था। वो इसके असर से कोमा में जाता और कुछ ही दिनों में मौत हो जाती। मोसाद एजेंट आराम से भाग निकलते, लेकिन जॉर्डन को पता चल गया। उसने अपने लोग लगाए और मोसाद के 8 एजेंट्स को गिरफ्तार करवा लिया। जॉर्डन के राजा हुसैन ने ऐलान किया कि इजराइल से अब संबंध टूटने वाले हैं। नए नवेले प्रधानमंत्री नेतन्याहू घबरा गए, अमेरिका की शरण में गए। अमेरिका के राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन और मिडिल ईस्ट के मामले देखने वाले उनके अधिकारी थे डेनिस रॉस। दोनों ने नेतन्याहू को फोन पर डांट पिलाई और जॉर्डन से बात शुरू की। ये जॉर्डन का दबाव था कि नेतन्याहू को अपने ही जहर की काट यानी एंटीडोट जॉर्डन को देना पड़ा ताकि खालिद मशाल को जिंदा बचाया जा सके। यही नहीं, नेतन्याहू ने जॉर्डन के राज परिवार से अपनी इस हरकत के लिए माफी भी मांगी थी। इसके बाद जॉर्डन ने मोसाद के एजेंट्स को रिहा किया। बदले में इजराइल को भी हमास के बंदियों को रिहा करना पड़ा। इसी खालिद ने केरल में 27 अक्टूबर को हुए आयोजन में शिरकत की। खालिद की शिरकत पर भारत में इजराइल के राजदूत नॉर गिलन ने आपत्ति जताई। एक्स पर लिखा, भरोसा नहीं हो रहा कि हमास के आतंकी ने केरल में एक ऐसे इवेंट में शिरकत की जिसका स्लोगन है बुलडोजर वाले हिंदुत्व और जायनवाद को उखाड़ फेंको। गिलन ने अपील की कि भारत हमास को आतंकी संगठन घोषित करे। आपको बता दें, भारत किसी संगठन को आतंकी घोषित करने के लिए यूएपीए की धारा का उपयोग करता है और इसके तहत उस संगठन की भारत की सीमा में कोई गतिविधि होनी चाहिए, तभी उसे आतंकी घोषित किया जा सकता है। ये गतिविधि ऑपरेशन, फंडिंग या भर्ती से जुड़ी भी हो सकती है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के फेलो कबीर तनेजा अपने लेख में लिखते हैं, हमास का हमारे देश में गतिविधियों का कोई इतिहास अभी तक नहीं मिला, लिहाजा हमास भारत में एक आतंकी संगठन नहीं है। पर ध्यान रखिए, केरल के आयोजन में हमास नेता की मौजूदगी ही इकलौता मुद्दा नहीं है। केरल की प्रमुख मुस्लिम बहुल पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी यूएमएल और जमात से जुड़े संगठनों ने फिलिस्तीन के समर्थन में कई रैली निकाली हैं। भाषण और पर्चे भी सामने आए। बीजेपी ने इन एक्टिविटीज़ का विरोध किया। इन सब के बीच जब यहूदी बाहुल्य कालाम सेरी में 29 अक्टूबर को बम धमाके हुए तो सरकार पर आरोप लगे कि ये हमास या फिलिस्तीन को सपोर्ट करने वाले लोगों का हमला है। केंद्रीय आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक्स पर लिखा, कांग्रेस और सीपीआईएम की तुष्टीकरण की राजनीति का खामियाजा प्रदेश की निर्दोष समुदायों को भुगतना पड़ रहा है। इतिहास ने हमें यही सिखाया। शर्मनाक किस्म का तुष्टीकरण किया जा रहा है, जहां हमास के आतंकियों को बुलाया जा रहा है और केरल में जिहाद फैलाने की बात हो रही है। उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से भी बात की इस मुद्दे पर। As a Malayali, as an Indian, to hear about these bomb blasts targeting one community, the Christian community, where already one person has died and 40 have been injured, it is extremely terrible and a very depressing incident that in a state like Kerala in India, we will have this type of terror attack and terror incident. But I hold the government of Kerala squarely responsible for this because just yesterday, 24 hours ago, they permitted the terror organization Hamas, who was just recently responsible for killing so many innocent people. The head of Hamas yesterday was allowed to speak and speak hatefully about jihad, about waging hatred and war against non-believers, etc., etc. And the government of Kerala permitted that program to happen. And 24 hours later, we are seeing the consequences. भाजपा के आरोपों का जवाब दिया सीपीएम के सांसद जॉन ब्रिटास ने। उन्होंने एक्स पर डोमिनिक के अरेस्ट की जानकारी दी और कहा, यह देखना अफसोसजनक है कि महत्वपूर्ण लोगों द्वारा बिना किसी आधार के निष्कर्ष निकाला जा रहा। केरल उन्हें फिर से निराश करेगा। इस पर भी राजीव चंद्रशेखर का बयान आया। उन्होंने कहा, डोमिनिक की पूरी एक्टिविटी का पता चलने पर भी असली खेल खुलेगा। वो अकेले इस घटना को अंजाम नहीं दे सकता था। उन्होंने फिर से हमला किया केरल के सीएम पिनराई विजयन पर और कहा वो कट्टरपंथियों को बचा रहे हैं। खबरें बताती हैं, इस घटना के बाद एक मीटिंग में सीएम विजयन ने चंद्रशेखर के बयानों का हवाला दिया और कहा, एक व्यक्ति मंत्री के पद पर है, उसे तो कम से कम जांच एजेंसियों का साथ देना चाहिए, क्योंकि केरल पुलिस के साथ साथ केंद्रीय जांच एजेंसियां भी इस केस की जांच कर रही हैं।
ये आतंकी घटना है या एक सिरफिरे की कार्रवाई? केरल में क्या कट्टरपंथ बढ़ रहा है या दलीय राजनीति के चक्कर में उसे उभारा जा रहा है? ये वो प्रश्न हैं जिनके जवाब हम खोजते रहेंगे। आप भी अपने तई इन सवालों से मुठभेड़ करते रहें। खबरों का सिलसिला यहीं रुकता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।